वीरता, शुभ प्रभात दोस्तों। आज हम एक व्यावसायिक नाश्ता करेंगे। मेरा नाम मारिया एंटोनेनको है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। यह आधुनिक एमएलएम और विजेता की रणनीति है। तो उन सभी नए लोगों के लिए जो नहीं जानते कि एमएलएम क्या है, यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हिंदी में इसे बहुत स्तरीय विपणन कहा जाता है। और मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में बताऊंगी। मैंने जब उराल राज्य आर्थिक विश्वविद्यालय, जिसे पहले सिंह कहा जाता था, से स्नातक किया। मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक कार्गो एयरलाइन में की और कई वर्षों बाद एक अर्थशास्त्री से एयरलाइन के उपमहाप्रबंधक के पद तक पहुंच गई। और यहाँ तक कि जब हमने सिंह के 50 साल या 25 साल के लिए, मुझे याद नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय के जन्मदिन के किसी कार्यक्रम के लिए एक बुकलेट बनाई। हाँ, वहाँ एक अल्मनैक था, जिसका मतलब है कि सिंह के स्नातक विभिन्न व्यवसायों और अर्थशास्त्र में हैं। मेरे बारे में तो एक लेख भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि मैंने कुछ वर्षों में इतनी तेजी से करियर बनाया। और फिर एयरलाइन के बाद 2005 से मैं एक बड़े इलेक्ट्रिकल होल्डिंग के वित्तीय निदेशक के रूप में काम कर रही थी। और हमने क्राउले 9 पर अपना भवन भी बनाया। जो लोग एकातेरिनबर्ग में रहते हैं वे शायद इस इमारत के पास अक्सर गुजरते हैं और यहाँ तक कि नहीं जानते कि इसे मैंने बनाया है। खुदाई से, बाड़े से, उंडायर से परियोजना और आरएस एक वह संगठन है जिसमें मैंने काम किया, जो एक पूरे मंजिल पर स्थित है। इस इमारत में भूमिगत पार्किंग के बजाय हमने वहां एक गोदाम बनाया है। यह भी मेरी करियर का एक हिस्सा है जिस पर मुझे गर्व है। और शायद मेरी सबसे मेहनती नौकरी गैस क्षेत्र में राज्य एकात्मक उद्यम गैस नेटवर्क में थी, जहां हमने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के पुनर्गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना बनाई। और हमने इस परियोजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी भाग लिया। देखिए, हमारे स्टैंड पर पूरे रूस के ऊर्जा मंत्री श्री नोवाक, गवर्नर और इसी तरह के अन्य लोग हैं। और ऐसा लगता था, हाँ, मेरी इतनी सफल करियर है। मैं निवेश और वित्त के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सलाहकार हूँ, एलएनजी परियोजना की प्रमुख हूँ। लेकिन 2017 में मैंने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। स्वतंत्रता की ओर कह सकते हैं, एमएलएम में चली गई, पूरी तरह से निवेश और बहुस्तरीय विपणन में टीम बनाने में जुट गई। और मुझे ऐसी सफल करियर को छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया? निश्चित रूप से, जब आप पहले से ही अच्छा कमा रहे होते हैं, आपके पास पहले से कुछ बचत और जमा होते हैं। उस समय 2017 में मैंने एकतेरिनबर्ग में कई अपार्टमेंट बनाए थे, उन्हें किराए पर देना शुरू किया था। लेकिन मेरे पास एक सपना था, वह था वित्तीय स्वतंत्रता। यानी मुझे स्वतंत्रता की कमी थी। मुझे मेरी नौकरी पसंद थी, मुझे जो करना था वह अच्छा लगता था, लेकिन मुझे सुबह 8 बजे काम पर जाना पसंद नहीं था। यह सच में मेरी पीड़ा है। मुझे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बचपन से है। मैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जाग सकता हूँ, लेकिन सुबह 7-8 बजे उठना मेरे लिए मौत के समान है। इसलिए हर सुबह मैं काम पर जाती थी और मेरे दिल में खटास होती थी, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं था। और मैं हमेशा सोचती थी, वह क्षण कब आएगा जब मैं काम पर नहीं जाना चाहूंगी, अपनी सपनों की जिंदगी जी सकूंगी, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा। और मुझे यह शब्द बात बहुत पसंद है, बड़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य। यह निश्चित रूप से हर किसी का अपना हो सकता है। किसी का लक्ष्य बस सभी रणों को चुकता करना और थोड़ी सांस लेना है। किसी का लक्ष्य, जैसा कि रेनाथ ने हमें लीडरशिप मीटिंग में बताया, थाईलैंड में $1.5 मिलियन की शानदार विला है। कुछ लोगों के लिए ये आंकड़े बस समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ के लिए ये पहले से ही एक सामान्य जीवन शैली है। और ठीक उसी क्षण जब मैं गैस नेटवर्क से जा रही थी, मेरे पास एक लेक्सस का सपना था। और यह बहुत दिलचस्प है। मैं RAV4 पर गई थी। यहाँ एक फोटो है जिसमें मैं अपने लेक्सस से शोरूम से बाहर निकल रही हूँ। मेरे बिस्तर के सामने हमेशा दीवार पर एक ऐसी बोर्ड होती थी। आप जानते हैं, इकेया में नोट्स के लिए कॉर्क की ऐसी बोर्ड बिकती है। उनमें अच्छे से ऐसे नाखून ठोके जा सकते हैं। और मेरे बिस्तर के सामने इस बोर्ड पर मेरी सभी लक्ष्य और निकटतम सपने लिखे हुए थे। और वहाँ उस समय लेक्सस NX 200 दर्ज किया गया था और इसकी कीमत लगभग 2 मिलियन रूबल थी। मैं सोचता हूँ अब मैं ट्रेडिंग में राफ्चिक बेच दूंगा, थोड़ा और पैसे जोड़ूंगा और अपने लिए NX खरीदूंगा।
तो एक समय पर मैंने या तो वहाँ किसी की बात सुनी, देखा और मुझे कुछ ऐसा प्रेरणा मिली कि मैंने एनएक्स को रद्द कर दिया और आरएक्स पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने सोचा, क्यों छोटी छोटी चीज़ों में रहना, अब तो अच्छी गाड़ी चलानी चाहिए। और 1 साल बीतने के बाद उस जब यह मेरे पास लिखा गया था, वह दिसंबर 2017 का समय था, यानी मैंने जुलाई 2017 में गैस नेटवर्क से इस्तीफा दिया और 30 दिसंबर 2017 को मैं अपने लेक्सस में सैलून से बाहर निकली, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि अपने प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर। मैं भी आपको सलाह देती हूँ कि आप अपनी कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लिखें और उन्हें एक स्पष्ट स्थान पर लटका दें, ताकि आप हर सुबह, हर शाम उन पर नज़र डाल सकें और उन्हें देख सकें। कोई सलाह देता है कि अपने लक्ष्यों की सूची या अपनी लक्ष्य की तस्वीर को बाथरूम के शीशे पर लटकाना चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह उठकर चेहरे को धोने और दांतों को ब्रश करने जाते हैं और आप उस तस्वीर को देखते हैं, तो यह आपको हर सुबह याद दिलाती है कि आप आज सुबह क्यों उठे और आप इस दिन को क्यों बिताएंगे। क्या ये दिन आपको आपके सपने के करीब लाएगा या आपके साथ कुछ नहीं होगा? तो उसी के अनुसार शाम को सोने से पहले हम चेहरे धोने गए और फिर से अपने सपनों की उस तस्वीर को देखा। ये एक बहुत शानदार तकनीक है, ये अवचेतन पर काम करती है और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, हर दिन ध्यान बनाए रखने के लिए। और निश्चित रूप से मैं जानती हूँ कि हम सभी डर और संदेह का सामना करते हैं, चाहे हम कुछ भी शुरू करें। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या बहुस्तरीय मार्केटिंग में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो उसके चारों ओर बहुत से दोस्त होते हैं जो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। मुझे अपना पहला एमएलएम प्रोजेक्ट याद है। यह एमवे कंपनी थी और मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसके साथ मैं कॉलेज में 4 साल तक एक ही बेंच पर बैठी थी। हम एक दूसरे के घर रात बिताते थे, हम सच में बहनों की तरह थे। लेकिन जब मैं पहले से ही एयरलाइन में काम कर रही थी, यह 2011 का साल था और मुझे एमवे के बारे में बताया गया, तो मैंने इस जानकारी को अपनी दोस्त के साथ साझा करने का निर्णय लिया। मुझे याद है, हम कैफे में बैठी थीं और तभी उसने मुझे बचाना शुरू कर दिया। यानी वह मुझे इससे, जैसा कि उसे लगता था, आतंक और अव्यवस्था से बस बचा रही थी। और वह कहती है, ये एक संप्रदाय है, वहाँ सभी को ज़ोंबी बना दिया जाता है। मेरे भाई इस संप्रदाय में फंस गए, उन्होंने घर में सभी ये पाउडर बर्तन भर लाए। वहाँ न तो चलने की जगह है और न ही जाने की। मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ एक सामान्य दुकान है जहाँ मैं टूथपेस्ट खरीदता हूँ। लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी मनाने में असफल रही और मुझे सच में बहुत बुरा लगा, भावनात्मक रूप से। इतनी पीड़ा थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरा समर्थन नहीं किया। और उस क्षण में मैं इस कंपनी के अपने मार्गदर्शकों के प्रति बहुत आभारी हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती यह है कि आपके पास समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। और मैंने फ़ोन किया, शाम को घर आई, मेरा मूड ऐसा था कि मैं कार से बाहर भी नहीं निकल सकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जैसे कोई मुझे टैंक से कुचल गया हो। आप जानते हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसी मुलाकात हो सकती है जहां कोई व्यक्ति आपको इतना नफरत से देखता है, कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम क्यों घुस रहे हो, ये सब हाइप हैं, पिरामिड हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, घर पर बैठो, है ना। और आप सोचते हैं, ठीक है, वह सही है, मैं बेवकूफ़ हूँ और अब मुझे इसके साथ आगे कैसे जीना है। और उस समय एमवी की लड़कियां मेरे घर आईं और जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा, शायद इसे ट्रेनिंग कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी, जो अब नारकोच सत्र के नाम से जानी जाती है, एक पाठ का आयोजन किया। एक लड़की कहती है, चलो कल्पना करते हैं कि तुम्हारी दोस्त के साथ ये मुलाकात अलग तरीके से हुई, यानी चलो तुम्हारी याददाश्त को एक अलग स्क्रिप्ट के अनुसार फिर से लिखते हैं। तो मतलब तुम उसके पास जा रहे थे, तुम उसके पास जा रही थी, किस सोच के साथ, है ना? कि वह प्रेरित होगी, कहेगी, अरे यार, मैंने तो पूरी जिंदगी यही सपना देखा है, मुझे तो एलर्जी है, मैं बर्तन नहीं धो सकती, फेरी ये तो एक बचाव है, ये बायो है, ये वो है ना। तुमने सोचा था कि वह अभी सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलो एक औसत परिदृश्य मान लेते हैं कि हाँ हाँ अम्वे, तुम इससे जुड़ो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फेरी में पूरी जिंदगी रही, बर्तन धोती रही और मुझे यही काफी है। ये इतना अपमानजनक नहीं है, है ना। और जब हमने यह सब कहा, तो मैंने उस तस्वीर को कैफे में फिर से लिखा, जब मुझ पर हर तरह की बुरी बातें जैसे मशीन गन से मुझ पर फायर किया गया हो हुई। मैंने उस तस्वीर को
फिर से लिखा। हाँ, मैंने एक तटस्थ परिदृश्य की कल्पना की कि ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो इसका उपयोग करो, इसमें व्यस्त रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। और बस मुझे बहुत आसान लगा। इसलिए जब मैं अगली बैठकें कर रही थी, मुझे पता था कि इससे बुरा नहीं होगा। अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे नजरअंदाज किया, तो उन लोगों के द्वारा अस्वीकृति स्वीकार करना मेरे लिए उतना दर्दनाक नहीं है, जिन्हें मैं केवल अपने परिचित मानती हूँ या जो मेरे परिचितों के परिचित हैं। और मैं ऐसी हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यह आपका मामला है, निर्णय आप लें। मैंने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है। मैं इस कंपनी में हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं सफल होना चाहती हूँ, मैं अमीर होना चाहती हूँ। अगर ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो मुझे खेद है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि कई लोग जिन्होंने ऐसे दर्दनाक अस्वीकृतियों का सामना किया है, उनके लिए यह घटनाओं को फिर से लिखने की तकनीक बहुत मददगार साबित होगी। और अगली तकनीक यह है कि निश्चित रूप से अपने डर और संदेहों को पार करने के लिए दो सूचियां बनाना। और पहली सूची ये है 101 सपने। ये मैंने भी एमवी से चुराया। उनके पास हमेशा 101 सपनों की एक सूची होती थी। और अगर सच कहूं तो चाहे मैं इन सूचियों को कितनी बार बनाऊं, मुझे अधिकतम 25 इच्छाएं ही मिलती हैं। 101 सपने बनाने के लिए वास्तव में मेहनत करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता 101 इच्छाएं लिखने के लिए किस तरह की कल्पना की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मैं हमेशा अपने बच्चों बेटों से इस मामले में मदद करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छाएं लगभग 20वें बिंदु पर समाप्त हो जाती हैं। और यहाँ पर एक ऐसा काम है, इस एक सपने लिखने की कोशिश करना, इस शर्त पर कि आपके पास पर्याप्त पैसे और समय है। हम किसी चीज के बारे में सपने देखने से भी डरते हैं, खासकर जब बात यात्रा से जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। और जैसे तारेस, आपको भी एक ऐसा लाइफ हैक, एक सुझाव। मेरे बड़े कंप्यूटर पर जो विंडोज पर है, हाँ यहाँ मैकबुक है और एक विंडोज भी है, हर सुबह एक सुंदर चित्र उभरता था। तो विंडोज ने कोई ऐसी विशेषता शुरू की, याद नहीं आ रहा, कुछ उनके इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है ना। और जब मेरे कंप्यूटर में विंडोज चालू होता, तो दुनिया के एक खूबसूरत स्थान की तस्वीर दिखाई देती। और वहाँ एक हस्ताक्षर था। वहाँ ये झील ऐसी है, ये समुद्र वहाँ गुलाबी रेत के साथ है, वहाँ ये पहाड़ ऐसा है, यहाँ ये पगडंडी ऐसी है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। जर्मनी में एक झील है और वहाँ एक अर्धवृत्त के आकार का पुल है, जिसे जर्मनी में शैतान का पुल भी कहा जाता है। और मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी जिसमें लोग इस पुल पर खड़े हैं। वास्तव में इस फिल्म में झील इतनी चिकनी है, यह एक दर्पण की तरह है और वहां पर प्रतिबिंब है। तो पुल एक पूरा चक्र बनाता है, जैसे एक अंगूठी। अगर फोटो लेना है तो पुल पानी में परिलक्षित होता है, ये एक वृत्त को पूरा करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। ये सिर्फ जर्मनी है। वहाँ 3 या 9 देशों के लिए किसी अर्जेंटीना में उड़ान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने क्या करना शुरू किया, तो हर सुबह जब मैं कंप्यूटर चालू करती, मैं उस स्क्रीन की कॉपी करती, उस खूबसूरत जगह का स्क्रीनशॉट लेती जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट दिखाता था, और मैंने इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाला। यानी मैंने उन स्थानों के लिए एक अलग प्रेजेंटेशन बनाया जिन्हें मैं देखना चाहती हूँ। और वहाँ वास्तव में मैंने हाल ही में ये प्रस्तुति पाई, वहाँ इतने दिलचस्प स्थान हैं। यहाँ इन खूबसूरत जगहों की यात्रा पर जाना बहुत अच्छा है, जिन्हें आजकल इंस्टाग्राम स्थानों के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये सभी बहुत दिलचस्प और सुंदर हैं। और आप भी अपने लिए ऐसा एक सूची स्लाइड्स में बनाने की कोशिश करें। हाँ, मुझे दृश्य रूप में जानकारी को स्पष्ट करना पसंद है, क्योंकि मैं सुनकर जानकारी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता। मुझे हमेशा एक तस्वीर और उन स्थानों की आवश्यकता होती है जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ। और एक शानदार फिल्म भी है, जब तक मैं बक्से में नहीं चला जाता। याद है, वहाँ दो ऐसे बुजुर्ग शानदार अभिनेता हैं। अब मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उन्हें याद नहीं करूंगी। वे कैंसर के मरीज अस्पताल में लेटे हैं और उनमें से एक एक सूची बना रहा है कि उसे क्या करना है इससे पहले कि वह दुनिया को अलविदा कहे, विशेष रूप से व्यवसाय के मामले में। और दूसरा एक सूची बनाता है कि उसने इस जीवन में क्या नहीं किया जो वह चाहता था। और उसके पास न तो पैसे थे और न ही फुर्सत का समय। और उसके पास एक ऐसा बिंदु भी था, आंसुओं तक हंसना। यानी व्यक्ति ने इतनी नीरस उदासीन जिंदगी बिताई
कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी जोर से नहीं हंसाया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, है ना? और उसने इसे लिखा। और जब उस क्लिनिक का दूसरा अमीर मरीज ने इस सूची को देखा तो उसने कहा, फू, ये क्या बकवास है। हमारे पास 1 महीना और बचा है जब तक हम घोड़ों को नहीं चलाते। चलो तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करते हैं। और वे वहां गए और पहाड़ों की ओर निकल पड़े और उसने उसके लिए कोई मुलाकात भी तय की। और यहाँ तक कि एक पल ऐसा भी आया जब एक व्यक्ति ने कुछ सुपर बीन्स से बना कॉफी पिया और दूसरे ने जाना कि यह कॉफी बंदरों द्वारा बनाई जाती है, यानी वे इन बीन्स को खाते हैं और फिर बंदरों द्वारा सेवन के बाद ये बीन्स इकट्ठा की जाती हैं और कॉफी बनाई जाती है। और उस करोड़पति को यह नहीं पता था और वह गरीब इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने इस बिंदु को रद्द कर दिया कि वह जीवन में पहली बार आंसुओं तक हंस पड़ा। इसीलिए वास्तव में 101 सपने हैं। आप सब कुछ लिख सकते हैं, वह भी जो आपने कभी नहीं किया लेकिन जिसे आप कभी करना चाहते थे। और निश्चित रूप से डर की एक सूची। आमतौर पर डर की सूची बहुत छोटी होती है, यानी हमें लगता है कि डर बहुत है, लेकिन जब हम उन्हें लिखना शुरू करते हैं तो वे मुश्किल से 5 या 6 मुख्य डर होते हैं। यानी रेनाथ भी हमेशा बहुत अच्छे से ये उदाहरण देते हैं, हाँ, डर के बारे में, कि मैं अभी तक महीने में $1 मिलियन क्यों नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि मेरे पीछे लोग आएंगे, मेरे पीछे गुंडे आएंगे, मेरे पीछे कोई माफिया आएगी, मेरे पीछे कर अधिकारी आएंगे, यानी सभी नियंत्रण करने वाले और जांच करने वाले संस्थान। मैं अमीर नहीं हो पाऊंगा, मेरे पीछे लोग आएंगे। विशेष रूप से हमारे देश में कई दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरणों को जानते हुए एक महिला जिसने शिक्षा देने की इच्छा व्यक्त की ने कर नहीं चुकाए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2-3 बच्चों की मां को बंद कर दिया गया। किसी ने भी उसकी सभी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया। और कई अन्य उद्यमी जो सूचना क्षेत्र में व्यवसाय चला रहे थे भी जेल में ओकाजालिस, जबकि ऐसा लग रहा था कि समय पर कर चुकाना कितना आसान है। स्पष्ट रूप से लड़कों ने नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह समाप्त होगा, लेकिन उनका असफल अनुभव हमें डर के क्षेत्र और जोखिम के क्षेत्र को दिखाता है। और हम डरते हैं अगर हम बहुत पैसे कमाने लगें तो अचानक कहीं कुछ न चुका दें और हमारे पीछे आ जाएं। और कौन से डर हैं? यह डर कि हमारे पास हेटर्स होंगे। हम कुछ सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से पहले ही किसी न किसी कंपनी में शामिल हो जाएंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो रिकॉर्ड करने में देर कर दी कि मैं अभी एम्पावर कंपनी को विकसित कर रही हूँ। तभी हेटर्स ने मेरे बारे में याद किया, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था? या तो डर जाना, कहना, ओह मुझे हेट किया गया और मैं अपने घर में हूँ, मैं बैठी हूँ, बाहर नहीं निकल रही, मैं डरती हूँ, मैं अब कुछ और नहीं करने वाली। या ये कहना कि हाँ, ये हेटर्स हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन ये उनकी जिंदगी है, उन्हें जो पसंद नहीं है वो तो हो सकता है। पसंद है नापसंद है, सो जाओ मेरी खूबसूरत। यानी ये सिर्फ डर हैं। और किसके क्या डर हैं? मुख्यतः दो। जांच करने वाले या कुछ संस्थाएं, हाँ, गुंडे या कुछ और जो पैसे छीन लेंगे। बैंकों में पैसे रखना डरावना है। या फिर हेटर्स जिन्हें कुछ पसंद नहीं आएगा। कभी कभी पति असंतुष्ट होता है अगर पत्नी किसी व्यवसाय में जा रही है, या पति ने निवेश करना शुरू कर दिया, पत्नी को डर है, हाँ, परिवार में झगड़े। यानी इन डर को एक हाथ की अंगुलियों पर गिना जा सकता है और हमें उन्हें लिखकर छोटे टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। और अगर घर में लाइटर हो तो उन्हें जलाना और भी बेहतर है। इस तरह से अपने डर को हटाना और आगे बढ़ना। और आपको मार्केटिंग का अध्ययन करना चाहिए। मैंने व्यवसाय की संरचना सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं काम किया है। खैर, लगभग सभी। ये एक दुर्लभ अपवाद है जब लोग बिल्कुल भी नौकरी पर नहीं गए और आप किसी भी कंपनी के व्यवसाय की संरचना को जानते हैं। खासकर, खैर, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कंपनी क्या करती है, चाहे वह एयरलाइन हो जहां मैंने काम किया और हम चार्टर उड़ानों की बिक्री कर रहे थे, ये फिर भी एक बिक्री थी, एयर परिवहन की सेवा। फिर मैंने रॉस इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में काम किया, हम सॉकेट स्विच केबल उत्पाद बेचते थे, ये भी बिक्री का काम था। और यहाँ एमएलएम में हम क्या बेचते हैं? हम लोगों के लिए अपने बचत को बढ़ाने के लिए निवेश के अवसर बेचते हैं। यानी हम जानकारी प्रदान करते हैं, हम बिक्री करते हैं, हम एक विज्ञापन एजेंट या निवेश सलाहकार के रूप में काम करते हैं।
यानी हम पहले अपने व्यक्तिगत खाते को दिखाते हैं कि व्यापार कैसे चल रहा है, आय की सांख्यिकी दिखाते हैं और व्यक्ति खुद निर्णय लेता है कि उसे यह उत्पाद चाहिए या नहीं। यदि हमारा ग्राहक उत्पाद खरीदता है तो हमें बोनस मिलते हैं और ग्राहक अपने निवेश से लाभांश प्राप्त करता है। यानी जब हम इस कंपनी में समझते हैं कि हम विज्ञापन एजेंट या निवेश सलाहकार हैं, तो अपने दोस्तों और परिचितों के पास जाना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी हमारे दिमाग में इतनी उलझन होती है कि हम खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम किसी व्यक्ति को आमंत्रित क्यों कर रहे हैं। और ये पुराना एमएलएम दृष्टिकोण, जब सब कुछ गुप्त रखा जाता था, बैठक का उद्देश्य गुप्त रखा जाता था, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि आप उन्हें एएमवी के लिए बुला रहे हैं। चलो मिलते हैं, कॉफी पीते हैं। व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे साथ कॉफी पीने आया था और तुम उसे यहाँ व्यवसाय के बारे में बता रहे हो और उसे ये महसूस होगा कि उसे धोखा दिया गया है। हमें हमेशा ऐसा कहना चाहिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव है। मैं वर्तमान में बहुत सफलतापूर्वक निवेश कर रहा हूँ। अगर तुम आधे घंटे का समय निकाल सको तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा और बताऊंगा जो पैसे के बारे में फोन पर नहीं कहा जाता। हाँ, चलो व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, या जूम या वीडियो कॉल के माध्यम से। और जब व्यक्ति समझता है कि उसे व्यवसाय के लिए बुलाया गया है, तो वह पहले से ही आपको ध्यान से सुनेगा, न कि बस ओह चलो कॉफी पीते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं और कुछ और। यानी हम अब उस उम्र में नहीं हैं जब हमारे पास बस कहीं बैठने के लिए बहुत सारा फालतू समय हो। यानी सभी अपने समय की बहुत कद्र करते हैं, और जब हम अपने भागीदारों के समय की कद्र करते हैं तो वे इसे समझते हैं। और कोई भी वास्तव में पुराने नियम को सूची बनाने से नहीं रोकता है। लेकिन जानिए, मैंने हाल ही में एक ऐसी बात पकड़ी है कि पहले नेटवर्क कंपनियों में सभी लोगों की एक सूची बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। बस फोन खोलते थे और सभी को कॉल करते थे। तो कई वर्षों के नेटवर्किंग अनुभव के बाद मैंने समझा कि मैं अपने व्यवसाय में सभी को खींचना नहीं चाहती। मैं वास्तव में वहां कम प्रतिभा, लक्ष्य निर्धारित, सक्रिय, सफल लोगों को चाहता हूं। हम हमेशा सबसे गरीब और दुखी लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें किसी तरह उत्साहित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जहां वे हैं, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। उनकी स्थिति विक्टिम की है और वे बैठकर शिकायत करते हैं कि सब कुछ कितना बुरा है, सरकार दोषी है, मौसम दोषी है। सामान्यतः दुनिया में सभी लोग दोषी हैं, यहाँ तक कि पहली शिक्षिका को भी याद किया जाएगा, और तुम ऐसे हो। अरे क्या करूं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ओह खैर, मुझे मदद मत करो, खुद को बचाओ, और इसी तरह। अब मुझे कुछ याद आया, मेरी एक सहपाठी थी जो भयानक परिस्थितियों में रहती थी। एक बार उनके साथ सच में ऐसा हुआ, यह कोई मजाक नहीं है, यह सच में हुआ। वे 3 कमरों के फ्लैट में मंजिला इमारत में रहते थे। उन्होंने मरम्मत करना शुरू किया, पैसे की कमी हो गई, सब कुछ ईंटों तक तोड़ दिया और छोड़ दिया। और वहां इस आधे खंडहर अपार्टमेंट में वे गद्दों पर सो रहे थे, पति पत्नी और बच्चा। और वास्तव में रात में चोरों ने उनके पास घुसपैठ की, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी दरवाजा लगाया था। और चोरों ने सोचा कि ऐसी 5 मंजिला इमारत के पीछे, ऐसी महंगी दरवाजे के पीछे शायद एक अमीर परिवार रहता है। वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि चोर उनके अपार्टमेंट में कैसे घुस गए। लेकिन जब चोरों ने देखा कि वहां कितनी बर्बादी है, कि वहां कॉरिडोर में टेबल की जगह ईंटें हैं और उन ईंटों पर मेरी सहपाठी ओल्गा का बैग पड़ा है ना, यानी उन्होंने बस अपने बैग से एक पर्स निकाला और चले गए। उन्हें डर था कि वहां उन्हें किसी न किसी निर्माण सामग्री से ढक दिया जाएगा, जैसे कि वे दीवारें जो टूटने पर गिर गई थीं और अब जाले पर लटक रही थीं, इस तरह। और जब दरवाजे के टूटने के मामले में पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिसकर्मी भी हैरान थे। ऐसे हालात में कैसे जीना संभव है? आधुनिक परिवार दोनों काम करते हैं, लेकिन मरम्मत के लिए पैसे हमेशा कम पड़ते थे। और जैसे कि वह चुटकुला, हाँ, चोर अंदर घुस गए और वहां 5,000 छोड़ गए, जैसे कि ऐसा जीना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपनी इस दोस्त के साथ कई बार व्यवसाय करने की कोशिश की। और यहाँ एएमवी है और कुछ अन्य कंपनियां भी हैं, लेकिन मैंने समझा कि यह बेकार है। यानी लोग इन ईंटों पर बैठेंगे। उनके रसोई में माइक्रोवेव भी ईंटों पर रखा हुआ था।
उन्हें यह सब स्वीकार है और किसी व्यक्ति को बदलना असंभव है जब तक कि वह खुद बदलने की इच्छा न रखता हो। जब हम किसी को व्यवसाय में आमंत्रित करते हैं तो हमें उस साथी का चित्र बनाना चाहिए जिसके साथ हम हर दिन संवाद करेंगे, क्योंकि एमएलएम में शायद हमारे लिए परिवार या कुछ रिश्तेदारों की तुलना में बातचीत अधिक होती है। यानी हमारे व्यापार के साथी रिश्तेदारों की तुलना में हमारे करीब हो जाते हैं। और मेरे लिए एक और शानदार मानदंड है कि मैं किसे अपने व्यवसाय में अपनी टीम में लेना चाहूंगी। इससे ये तब होता है जब हम यात्रा करते हैं, किसी व्यावसायिक सम्मेलन के लिए होटल में ठहरते हैं, कभी कभी आप किसी के साथ अकेले जाते हैं। हाँ, आपके पास पहले से एक साथी होता है और ये बहुत अच्छा होता है। आपको ये तय करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको किसके साथ ठहराया जाएगा। और कभी कभी आप भागीदारों टीम के साथ यात्रा करते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो आपको खैर दूसरे व्यक्ति को कमरे में यादृच्छिक रूप से डाल दिया जाएगा। हाँ, आप कमरे में आएंगे और नहीं जानते जो लोग वहां होते हैं। और जब हम टीम के साथ यात्रा करते हैं तो हमें ऐसी टीम का चयन करना चाहिए जिसके साथ आप रात बिताने से न डरें, बल्कि जिनके साथ आप रात में अर्धनग्न होकर भी कमरे में रहना पसंद करें और सोना चाहें, यानी जिनके साथ सोना आरामदायक हो। और कभी-कभी हम सच में सभी व्यवसाय को खींचते हैं और फिर जब आप सम्मेलन में जाते हैं तो अरे, मुझे उसके साथ अब कमरे में जाना है। भगवान, तो आप समझ गए हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यानी हम अपनी टीम को प्यार के साथ चुनते हैं ताकि आप जो कर रहे हैं उससे आनंद का अनुभव कर सकें। और एक और शानदार बात है जिसे ग्राहक पत्र कहा जाता है। ये भी मैंने स्टुकर्ट अलेक्जेंडर फेडोरोविच से सीखा। मेरे पास एक नेटवर्क प्रोजेक्ट में एक मार्गदर्शक थे, बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक संरचना का व्यक्ति। और उन्होंने इस तरह का एक दैनिक नोटबुक विकसित किया जिसमें एक तरफ हम बैठकें और बैठक का परिणाम लिखते थे और दूसरी तरफ उस बैठक से पहले ग्राहक पत्र होता था। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। उदाहरण के लिए, तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ भागीदार किसी से मिलने की सिफारिश करता है और उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ आप बैठक पर जा रहे हैं, हाँ, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बेहतर होगा कि आप अपने व्यक्तिगत सहायक से कहें कि वह आपको इस व्यक्ति के बारे में कम से कम कुछ जानकारी दे। उसकी उम्र क्या है, वह किस चीज में रुचि रखता है, क्या उसके बच्चे हैं, परिवार है, वह क्या करता है, कहाँ काम करता है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, उसके शौक और आवश्यकताएं क्या हैं। क्योंकि ये हो सकता है मैंने उदाहरण के लिए चित्र बनाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष मुझे यह शौक मिला है, रचनात्मकता का एक उन्माद। और ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता वह भी चित्र बनाता है और हम इस पृष्ठभूमि पर एक सामान्य भाषा खोजने में सक्षम होंगे जिसे विश्वास का संबंध कहा जाता है। यानी पहली मुलाकात हुई और हमने कुछ ऐसा सामान्य विषय पर बात की जो हमें एकजुट करता है, न कि तुरंत पैसे और व्यवसाय के बारे में। और जब विश्वास की रिपोर्ट हो चुकी है, यानी आप एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, है ना, बच्चों के बारे में, शौक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको बैठक की शुरुआत में मौसम के बारे में बात करनी पड़ती है। और जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं तो विश्वास बनना शुरू हो जाता है, एक सामान्य अच्छी बातचीत होती है और यहाँ आप आसानी से व्यवसाय की ओर बढ़ सकते हैं। और किसी व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करना बहुत मुश्किल होता है अगर वह बंद है, वह इतना बंद बैठा है कि किस लिए बुलाया, आप वहां क्या कहने वाले हैं। और आपको माहौल को थोड़ा नरम करना होगा और ग्राहक पत्र की मदद से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हाँ, और यह तो मेरा पसंदीदा है, ये हमारे शब्द हैं। हम अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते और जब हमें कोई समस्या या नकारात्मकता होती है तो हम इसे हमेशा व्यक्त करते हैं। हमें परवाह नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं और हम ये भी नहीं देखते कि ये नकारात्मक शब्द हमें खुद को कैसे प्रोग्राम करते हैं। और मैंने अक्सर हमारे योजना बैठकों में, नेतृत्व बैठकों में, विशेष रूप से शुरुआत में जब हम बस शुरू कर रहे थे, ये देखा। अगस्त में मैं नेतृत्व परिषद में शामिल हुई। अगस्त में पहली बैठकें हुई जब लोग जैसे कि शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई कुछ नहीं चाहता, हमें विश्वास नहीं किया जाता, वे सभी डरते हैं, सभी स्कैम से थक गए हैं।
और जब ये कई बार दोहराया जाता है तो ये ऐसा लगता है कि एक स्थान बनता है जहां वास्तव में कोई कुछ नहीं चाहता, सभी थक गए हैं, सभी डरते हैं। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है अगर हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम इस सकारात्मक पुष्टि के बारे में बात करना शुरू करते हैं, या यहाँ तक कि बस इस कागज को प्रिंट करते हैं और हर दिन इसके बारे में बात करते हैं, और बेहतर होगा कि दिन में 10 बार ऐसा करें, तो यही सब कुछ होने लगेगा। भले ही आप खुद इस पर विश्वास न करें, लेकिन आप इसे जोर से कहेंगे, चाहे कागज पर ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है ताकि मेरे व्यवसाय में शानदार भागीदार आए। मेरे चारों ओर सैकड़ों और सैकड़ों लोग हैं जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वे उत्साहित हो जाते हैं, मुझसे जुड़ जाते हैं। वे बस लिंक मांगते हैं, मुझे लिंक दो, मैं तुम्हारे व्यवसाय में शामिल होना चाहता हूं। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो वास्तव में कुछ जादू होता है। लोग मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क करते हैं और पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, अपने व्यवसाय के बारे में बताओ। मैं कमाई करना चाहता हूँ। यानी सकारात्मक शब्दों से वातावरण को प्रोग्राम करना चाहिए, भले ही आप अभी इसमें विश्वास न करते हों। और किसी भी हाल में ये नकारात्मक शब्द मत कहिए। जैसे ही आप यह बताना शुरू करते हैं कि किसी ने मना कर दिया, तुरंत अपने मुंह को बंद कर लीजिए और ऐसे, कल सब कुछ अलग होगा। कल वे आएंगे जो आना चाहते हैं, और जो नहीं आना चाहते वे कल के दिन में ही रह गए हैं। और यहाँ अपनी बातों पर लगातार नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हाल में नकारात्मकता को दिन में 10 बार न दोहराएं। बेहतर है कि आप अपने साथ ऐसी एक छोटी सी कागज की पर्ची रखें। मेरे फ्रिज पर भी एक ऐसा स्टिकर था, मैं लोगों और घटनाओं को आकर्षित करता हूँ जो मुझे मेरी सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। समझते हैं, मैं उन लोगों और घटनाओं को आकर्षित करता हूँ जो मुझे मेरी सपनों को हासिल करने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे लिखा है। और निश्चित रूप से एक और नियम है, 3 का नियम, ये ऊर्जा, भावनाएं, उत्साह है। जब हम बस उदाहरण के लिए सोमवार को लाभ का भुगतान करने के लिए रखते हैं, हाँ, मंगलवार बुधवार को लाभ प्राप्त करते हैं, क्या आप इस क्षण में उत्साह महसूस करते हैं? ओह, लाभ आ गया। यानी हम अपने व्यवसाय से सप्ताह में कम से कम एक बार उत्साह का अनुभव करते हैं। और ठीक इसी क्षण जब लाभ आया है, आपको किसी को फोन करना चाहिए, क्योंकि आप उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। आमतौर पर किसी चीज से हमारी उत्साह 72 घंटे तक रहती है। किसी भी नई खरीद से, जैसे कि मेरी दोस्त ने नया आईफोन 16 खरीदा, उसने 5वां स्तर पूरा किया और बोनस प्राप्त किया, फिर नया आईफोन खरीदा। लेकिन मुझे यकीन है कि 3 दिन में वह इस खुशी को भूल जाएगी कि उसके पास नया आईफोन है। हम केवल 3 दिन तक खुश रहते हैं। इसलिए हमें अपने व्यवसाय से जुड़े किसी भी घटना से उत्साह को कृत्रिम रूप से जगाना चाहिए। एक व्यक्ति व्यवसाय में शामिल हुआ, वाह, हम उत्साह में हैं, आगे बढ़कर बताने की जरूरत है। लाभ प्राप्त हुआ, आगे बढ़कर बताने की जरूरत है। और निश्चित रूप से अगले कदम है अपनी टीम को पहले 3 कदमों के बारे में प्रशिक्षित करना, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और स्टुकेर्ट अलेक्जेंडर फेडोरोविच ने इस विधि को कापी पी। पहली पंक्ति का नियंत्रण, दूसरी पंक्ति की सहायता और निचले स्तर के लोगों को सहायता का प्रस्ताव कहा। क्योंकि हम उन लोगों को अभी नहीं जानते, लेकिन हम अपनी मदद पेश कर सकते हैं, भले ही वे हमारे लिए तीसरी पांचवी गहराई में हो। हम इस विधि को कापी पी कहते हैं। इसलिए जब आपके पहले स्तर पर आपका पहला भागीदार आता है तो हम क्या करते हैं? हम यह नियंत्रित करते हैं कि क्या वह प्रशिक्षण झूम या बुधवार को संस्थापकों द्वारा दी गई प्रस्तुति में आया है। हम झूम की सूची पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली लाइन कहाँ है। हम कॉल करना शुरू करते हैं, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर हम खुद नहीं आए तो हम अपनी पहली और दूसरी लाइन की निगरानी कैसे कर सकते हैं? हमें हमारे स्पॉन्सर्स द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कॉल करना और कहना चाहिए, यहाँ आप हैं, क्या आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है? और यह निश्चित रूप से एक तरफ एक सामान्य शब्द है, दूसरी तरफ यह शानदार है। यह एक कुंजी व्यक्ति है। यानी सफल नेटवर्कर का रहस्य प्रस्तुति की गुणवत्ता में नहीं बल्कि उनकी संख्या में है। यानी कुंजी व्यक्ति वह है जो एक तरह से कुंजी की तरह है, जो एक डिजिटल ताले की तरह है।
यदि आपके पास इस ताले की चाबी नहीं है तो भी आप कई बार इस ताले के पहियों को घुमाकर इसे खोल सकते हैं और यह निस्संदेह एक न एक दिन खुल जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है, विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं बता सकता जैसे तुम बताते हो, मुझे क्रिप्टो के बारे में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम उस व्यक्ति को उस स्पीकर की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, जो क्रिप्टो में समझता है और एमएलएम टीम बनाने में भी समझता है। खुद मत बताओ, किसी को प्रस्तुति पर बुलाओ, सब कुछ आसान और सरल है। तुम्हारा काम एक कॉल करना है, निमंत्रण देना, प्रस्तुति के लिए बुलाना, मिलना या प्रायोजक के साथ 3 लोगों का कॉल करना है। और क्या चीजें सफलता की ओर ले जा सकती हैं? यह निश्चित रूप से व्यापारिक किताबें, प्रेरणादायक फिल्में, प्रशिक्षण और सेमिनार हैं। हमारे वक्ताओं की प्रस्तुतियों को यूट्यूब पर देखना। यदि आप झूम में नहीं पहुंच पाए तो जरूर जाइए, देखें। आपको शब्दावली से भरपूर होना चाहिए, इन ज्ञानों से भरपूर होना चाहिए ताकि आप विषय में रहें, न कि ऐसा ओह मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बुलाया गया है। तो यह रहा तुम्हारे लिए लिंक। अगर कोई इस लिंक पर नहीं आता तो वह बेहतर तरीके से उसी व्यवसाय में किसी और को ढूंढ लेगा जो कुछ समझता है और उसे इस व्यवसाय में किसी और से जोड़ सकता है, न कि तुमसे। और यह बहुत निराशाजनक है क्योंकि हमारे साथ ऐसी स्थितियां 2 बार हो चुकी हैं। हमने एक व्यक्ति के साथ बैठक की, लेकिन वह हमारे व्यवसाय में पावर से अपने दोस्त परिचित के तहत जुड़ गया। संभव है कि यह दोस्त उसे किसी विशेष क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञ प्रतीत होता है और उसने हमसे जानकारी प्राप्त की, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के पास पंजीकरण कराया। तो जैसा कि कहते हैं, यह वह व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं क्रूज यात्रा पर जाने या किसी सम्मेलन में एक ही होटल में रहने के लिए तैयार हूं। उसे उस दोस्त के साथ रहने दें। आपके लिए एक ऐसा रहस्य है कि आपको हर चीज में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। बस बहुत सारी बैठकें और बहुत सारे फोन कॉल करने की जरूरत है और यह मात्रा एक न एक दिन गुणवत्ता में बदल जाएगी। और नियमित क्रियाएं। हमारी टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नेताओं के समूह में हैं और हमेशा जो लोग चैंपियनशिप खिताब हासिल करते हैं वे जानते हैं कि नियमित प्रशिक्षण के बिना कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए हमारे पास नियमित क्रियाओं की एक प्रणाली है। सोमवार से शुक्रवार तक अगले सप्ताह हर दिन 2 प्रस्तुतियां रूसी और अंग्रेजी में होंगी। संभवतः फ्रेंच और स्पेनिश में भी अनुवाद होंगे। इस पर वर्तमान में संरचनाओं के साथ चर्चा की जा रही है कि अन्य भाषाओं की क्या आवश्यकता है। बुधवार 18 को मॉस्को समय के अनुसार संस्थापकों द्वारा एक प्रस्तुति होगी और मंगलवार 18 को शुक्रवार को सुबह 10 बजे यह प्रशिक्षण होगा। या तो हमारा बिजनेस नाश्ता था या मंगलवार को वित्तीय साक्षरता पर भी दिलचस्प प्रस्तुतियां थीं। साझेदारों के लिए चैट में शामिल हों, हम इसे उम्मीदवारों के लिए टेलीग्राम चैनल कहते हैं। और निश्चित रूप से मैंने हमेशा अपनी पहली लाइन की जांच करने के लिए खुद प्रवेश किया। और हमारा व्यवसाय दोस्तों ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये वास्तव में टीम के साथ आराम करने के बारे में है, सकारात्मक लोगों के साथ, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ। और मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में कई नेटवर्क कंपनियों में रस्सी पाठ्यक्रम किया। इन पाइन के पेड़ों के बीच विभिन्न कार्य। और ये इतना शानदार था, ये इतना चेतना को विस्तारित करता है कि आप परिवार के साथ छुट्टी पर होते हुए भी ऐसा आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि पारिवारिक छुट्टी या दोस्तों के साथ छुट्टी एक बात है और टीम के साथ छुट्टी, ऐसा टीम बिल्डिंग, ये दूसरी बात है। और मैं वास्तव में सभी को 3 से 5 दिसंबर तक दुबई शहर में हमारी शानदार यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हम उम्मीद है कुछ शानदार टीम बिल्डिंग गतिविधियां भी आयोजित करेंगे। मैंने इंटरनेट पर देखा कि लोग पूल में कुछ मजेदार कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है और कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे न केवल समुद्र तट पर धूप सेकें बल्कि थोड़ा मस्ती भी करें, विशेष रूप से कुछ टीम प्रतियोगिताओं में। मुझे पता है हमारे मैक्सिम डुबिन्स्की को प्रतिस्पर्धा करना बहुत पसंद है। चलो दुबई की यात्रा के लिए कुछ मनोरंजन के उपाय सोचते हैं। मुझे खुद दुबई बहुत पसंद है। मैं वहां शायद 200 बार गई थी जब हम एयरलाइन के साथ वहां उड़ाने शुरू कर रहे थे। यह देश, विशेष रूप से अरब अमीरात, दुबई शहर, हमेशा आश्चर्यचकित करता है। वहां हर यात्रा पर आप समझते हैं कि वे कितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं। और कई लोगों के लिए दुबई, आप जानते हैं,
एक तरह का लिटमस पेपर है। क्या मैं इस जीवन में इतनी कमाई कर रहा हूं कि मैं दुबई में कम से कम 1 सप्ताह रहने की अनुमति दे सकूं? जब मैं वहां 20 साल पहले गई थी तब सब कुछ बहुत सस्ता था, लेकिन अब वहां सब कुछ काफी महंगा हो गया है, यहाँ तक कि उत्पाद और रेस्तरां में खाना भी। और जब तुम दुबई आते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कम कमा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं सभी को दुबई में आमंत्रित करता हूँ, प्रमोशन को अवश्य पूरा करें। प्रोमो के समाप्त होने में 2 हफ्ते से कम समय बचा है। मुझे लगता है हम समय पर पूरा कर लेंगे। आगे सप्ताहांत है, हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। बैठकें आयोजित करनी चाहिए। सोमवार से शुक्रवार तक सभी व्यस्त हैं। आपकी देश में स्थिति कैसी है? यहाँ साइप्रस में हमेशा ऐसी हलचल रहती है और शनिवार रविवार को आराम करने, दोस्तों और परिचितों से मिलने का मौका मिलता है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और अगली मुलाकात तक अलविदा।